आज हम देखेंगे ग्लाइकॉल की PbR3 और PCl3 के साथ रिएक्शन और PI3 के साथ रिएक्शन, मतलब फास्फोरस ट्राईहैलाइड्स के साथ हम रिएक्शन देखेंगे। PCl3 और PbR3 सेम तरीके से रिएक्ट करते हैं। मतलब पहले अगर आपने PbR3 लिया है तो पहले इथिलीन मोनोब्रोमोहाइड्रीन एक OH ग्रुप रिप्लेस होकर एक ब्रोमीन लग जाएगा। दूसरी बार में फिर PbR3 के साथ रिएक्शन करके 1,2 डाइब्रोमो इथेन आपके पास मिल जाता है। अब आप PI3 के साथ डिफरेंट वे रिएक्शन होती है कि पहले PI3 जब रिएक्शन करता है तो 1,2 डाईआयोडो इथेन जो बनता है, ये 1,2 डाईआयोडो इथेन जो बनता है वो अनस्टेबल होता है और इसलिए उसमें से आयोडीन जो है वो बाहर निकल जाती है और आपको इथिलीन मिल जाती है। ये एक इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है ग्लाइकॉल की, जो अक्सर पूछी जाती है PI3 के साथ ग्लाइकॉल की रिएक्शन। दूसरा, अगर आप थायोनिल क्लोराइड के साथ SOCl2 के साथ रिएक्शन करते हैं ग्लाइकॉल की, तो एक ही बार में दोनों OH ग्रुप रिप्लेस होके और आपके पास 1,2 डाइक्लोरोइथेन बन जाता है। अगर आप हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ रिएक्शन कर रहे हैं HCl के साथ, तो 160 डिग्री सेंटीग्रेड पर HCl जो है वो रिएक्शन करके मोनोक्लोरोहाइड्रीन, इथिलीन मोनोक्लोरोहाइड्रीन और 200 डिग्री सेंटीग्रेड पे 1,2 डाइक्लोरोइथेन आपको मिलता है। जब आप इसकी नाइट्रिक एसिड के साथ HNO3 के साथ जब आप इसकी रिएक्शन करते हैं H2SO4 के प्रेजेंस में, ठंडा रखने पर, इसको गर्म करने पर, जब आपके पास गर्म करने पर जब आप इसकी रिएक्शन करेंगे तो HNO3 के साथ रिएक्शन करने पर ग्लाइकॉल डाई नाइट्रेट बनता है ना। ग्लाइकॉल और एक वाटर मॉलिक्यूल तो निकल ही रहा है और आपके पास ये जो ग्लाइकॉल डाइनाइट्रेट जो बनता है वो लाइट येलो कलर का लिक्विड होता है और साथ ही ये विस्फोटक प्रवृत्ति का होता है, एक्सप्लोजिव होता है ये, ठीक है। उसके बाद ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है सांद्र H2SO4 के साथ रिएक्शन। जब आप इसकी सांद्र H2SO4 के साथ रिएक्शन करते हैं तो ग्लाइकॉल के दो मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल ये और एक मॉलिक्यूल ये, ग्लाइकॉल के दो मॉलिक्यूल जो हैं उनमें से दो वाटर मॉलिक्यूल, एक इस तरफ से एक इस तरफ से, दो वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकलते हैं और 1,4 डाईऑक्सेन बनता है। ये भी एक इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है ग्लाइकॉल की। जब आप इसकी रिएक्शन कार्बनिक एसिड के साथ जैसे CH3COH के साथ रिएक्शन करते हैं तो आपको पता है कि एसिड और अल्कोहल मिलकर एक वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकालते हैं और एस्टर बन जाता है। उसी तरीके से ग्लाइकॉल मोनोएसीटेट बनेगा। दोबारा रिएक्शन करने पर ग्लाइकॉल डाईएसीटेट आपको मिल जाता है। देखिए, जब आप इसकी कैसे डाईबेसिक एसिड मतलब दो COH ग्रुप, जैसे ऑक्सिलिक एसिड में दो COH ग्रुप होते हैं, उसी ग्रुप का अगर आपने लॉन्ग चेन वाला कंपाउंड ले लिया, जैसे कि ये ग्लाइकॉल का एक मॉलिक्यूल है, ये COH है C6H4COH, ये आपने दो COH ग्रुप हैं और बीच में C6H4 है, लॉन्ग चेन वाला कंपाउंड है और ऐसा डाईबेसिक एसिड जो है इसमें इसका नाम है टरथेलिक एसिड। अगर ये टरथेलिक एसिड में इधर भी COH है, इधर भी COH है, इधर ग्लाइकॉल लगा दें, इधर ग्लाइकॉल लगा दें, तो ये ग्लाइकॉल के मॉलिक्यूल, इधर से भी एक वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा, इधर से भी एक वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा और इनका एक एडिशन प्रोडक्ट बन जाएगा जिसमें ग्लाइकॉल एसिड के साथ जुड़ के और फिर ये जुड़ जाएगा। देखिए, ये N नंबर लिखे हैं, मतलब बहुत सारे, अगर आपने बहुत अनकाउंटेबल, अगर आपने ज़्यादा मात्रा में ये लिए हैं एसिड के मॉलिक्यूल्स, और साथ ही ग्लाइकॉल भी N है, मतलब उतनी ही मात्रा में आपने क्या लिए हैं, ग्लाइकॉल के भी आपने वो लिए हैं मॉलिक्यूल्स, आपने सॉल्यूशन लिया है, तो आपके पास एक पॉलीमर यहाँ पर बन जाता है जिसका लास्ट COH के साथ एक COH और जुड़ जाता है टरथेलिक एसिड का, और इस तरीके से आपके पास एक पॉलीमर बनता है जिसको बोलते हैं टेरिलिन, और ये टेरिलिन जो है कपड़ा बनाने के काम में आता है। अब अगर आप इसकी फास्फोरिक एसिड के साथ H3PO4 के साथ रिएक्शन करते हैं तो H3PO4 के साथ जब आप इसको गर्म करते हैं तो ग्लाइकॉल के दो मॉलिक्यूल तो रिएक्शन कर रहे हैं, पर एक वाटर मॉलिक्यूल जो है उसमें से बाहर निकलेगा और एक वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकलने पर ग्लाइकॉल जो है डाई इथिलीन आपके पास बन जाता है। इस तरीके से आपके पास ये रिएक्शन है ग्लाइकॉल की। नेक्स्ट रिएक्शन सब कल देखेंगे। थैंक यू।